स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पिछली क्लास में एग्रीकल्चर के बारे में हमने पूरा जाना, कौन से रिफॉर्म्स, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग वर इंक्लूडेड और क्यों उनमें फेलियर आया। अब हम जानेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये बात तो हम सब जानते हैं, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा स्टेबल देती है। एग्रीकल्चर में तो लॉस, रिस्क वगैरह सब होता है, इंडस्ट्री में इतना नहीं होता है। इंडस्ट्रीज जो है उस टाइम पे दो जगह लिमिटेड थी, कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज ही मेजरली डेवलप थी इंडिया में, और ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। दो वेल मैनेज्ड इंडस्ट्रीज थी, एक जमशेदपुर में और दूसरी कोलकाता में, और उससे ज़्यादा इतनी वेल नोन कोई नहीं थी। ठीक है, अब हम जानेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ने क्या योगदान था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब लोगों के पास प्राइवेट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, यानी लोगों के पास खुद की जैसे कंपनी स्टार्ट करना, इंडस्ट्री स्टार्ट करना बड़ी सी या छोटी भी बोल लो, इतनी कुछ ऐसे उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, ना रिक्वायर्ड कैपिटल था, मटेरियल नहीं था, कुछ नहीं था चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अपना रोल निभाना पड़ा, इसके बीच में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आना पड़ा। क्योंकि लोगों की डिमांड भी, अब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जैसे हैंडमेड गुड्स की ही चलते थे उस टाइम पे, तो इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़्यादा कोई डिमांड नहीं थी। तो जो मार्केट साइज था दैट वाज वेरी लिमिटेड, इसलिए गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना पड़ा। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब इक्विटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को वही है कि स्टेप इन करना पड़ा इसके बीच में। ओके, तो अब हम जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में जो आया था। अब ये क्या था, इस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, यानी अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये रेजोल्यूशन आया था। इसी के चलते अपना जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया 1956 में, उसने 30 अप्रैल 1956 को सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, जिसमें पब्लिक सेक्टर ने जो है अपना इंडस्ट्री बेस्ड अपना फोकस करना शुरू कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को भी क्लासिफाई किया शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C में। शेड्यूल A पूरा ऑपरेट करेगी स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। 17 इंडस्ट्रीज के अंदर आती थी, आर्म्स एंड एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा। इनमें से 2-3 याद करके जाना। तो इसको ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता था। शेड्यूल बी थे जिसमें 12 इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड थी। स्टेट भी अपना योगदान देगी इसमें और प्राइवेट सेक्टर, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, शेड्यूल C में जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर की हो गई थी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जो है इंडस्ट्रीज को बाकी सारी लाइसेंस के थ्रू चला सकती है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है, गवर्नमेंट का ही डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था 1951 का। इसमें हमें कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू करनी है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हमारी ऑलरेडी एक जो है इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल कार की हमारी इंडस्ट्री चलती है, हमें कार की कहीं और भी खोलनी है, हम यहाँ पे दिल्ली में खोलते हैं तो हमें उसे मुंबई में भी खोलनी है एक, तो हमें एक्सपैंड करनी है एग्जिस्टिंग वन को, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा। या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम कार बनाते हैं, हम उसी के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी वर्क करने लग जाए, तो ये हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के गवर्नमेंट में नहीं आ सकती है। और अगर आप बैकवर्ड एरिया में, पिछले जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको इजीली लाइसेंस प्रोवाइड जल्दी से कर देती है। और इवन आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी के कम चार्जेस देने पड़ते हैं, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, ताकि आप उन बैकवर्ड एरियाज में भी अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। नेक्स्ट कम टू अदर पॉइंटर, यानी कि गवर्नमेंट देखती है कि इस गुड्स की इकोनॉमी में कितनी नीड है और उसी के अकॉर्डिंग लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनको कार कमेटी भी बोला जाता है, इन्हें इस्टेब्लिश किया था ताकि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। यानी इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर जितने काफ़ी ज़्यादा लेबर की यूज़ होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम
बिग फर्म्स, अब बड़ी-बड़ी फर्म्स थी, इनको मान लो ये लेट्स से क्लॉथ बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसे क्लॉथ बनाने लग गई। क्लॉथ तो चलो वेरी वेग एग्ज़ाम्पल, लेकिन फिर भी मान लो वो लोग प्रॉपर अच्छे सस्ते दाम में ऐसे मशीन्स वगैरह से क्लॉथ्स बनाने लग गए। इनका तो कुछ काम ही, इनका तो पर्पस ही हट गया ना। इसीलिए बिग फर्म से इनकी प्रोडक्शन की नीड थी, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स की रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने कर दी कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती हैं, लार्ज स्केल कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। और बैंक लोन्स लोअर रेट पे देने लग गए, कुछ ना कुछ कंसेशन फायदे देने लग गए इन्हें, ठीक है। और कोई भी, ये तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 5 पहले के 1950 में 5 लाख से के अंदर-अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब उनमें इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। अब वो जाके हो गया, फिर वो 1 करोड़ भी हुआ था। आज के टाइम पे वो 5 करोड़ भी हो गया, ठीक है? तो यानी 5 करोड़ से नीचे-नीचे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कंसिडर करी जाएँगी, ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे आते हैं। फॉरेन ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपने इंडिया की ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लगवाया था। अब वी विल नो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी के लिए इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड उस टाइम पे था 1.78%, बस इतना सा ही था। ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे अब आते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम क्या करते थे, बाहर के गुड्स को परचेज नहीं करते थे कि कोई भी चीज़ है अगर हमारी कंट्री में अवेलेबल है तो हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो इसीलिए एनकरेज करती थी कि बाहर से हम नहीं खरीदेंगे चीज़ें, इंडिया में जो चीज़ मिल रही है उसे इंडिया से ही लेंगे। और इसका बेसिक एम यही था कि फॉरेन फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, बाहर के कंपटीशन ही, वरना बाहर से तो आएंगे सस्ते सस्ते इंपोर्टेड, और फिर लोग अपनी कंट्री की क्यों ही प्रेफर करेंगे। इससे दो फायदे हो रहे थे। पहला, सेविंग्स ऑफ प्रेशियस, क्या बोलते हैं, सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हम जब पैसे इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो पैसे हम किस में दे रहे हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, जो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। और उनकी फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो वहां से ही, बाहर से ही, मान लो अमेरिका से कर रहे हैं, तो वहां वहां की जो डॉलर रेट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी डिमांड, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है डॉलर की, ठीक है। तो उससे बचने के लिए दूसरों की बढ़ाना, मतलब अपनी बढ़ानी चाहिए ना जितनी बढ़ा सकें, दूसरों की बढ़ाएंगे तो हमारा ही लॉस होएगा। सेकेंड इज अचीविंग सेल्फ रिलायंस, यानी हम खुद पर डिपेंडेंट और ज़्यादा हो रहे थे। इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाए, पहला है टैरिफ। टैरिफ मतलब काफ़ी ज़्यादा हेवी टैक्स लगाना उन गुड्स पे जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा के एक्सपेंसिव बना देना, ताकि लोग उसे कम ही खरीदे, कम ही इम्पोर्ट करवाए। सेकंड इज कोटास, यानी कोटा फिक्स कर दें कि ये मैक्सिमम लिमिट है कोई चीज़ मंगवाने की, इससे ज़्यादा आपको मंगवाना है कुछ टाइम बाद मंगवाना, क्योंकि इतने लिमिट के बाहर आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो वही है टैरिफ, यानी कि हेवी टैक्स लगाना चीज़ों पे, और कोटास यानी लिमिट फिक्स कर देना कि इतना ही अमाउंट आप बाहर से मंगवा सकते हैं, ताकि इसका यूज़ डिस्करेज कर सकें। तो क्रिटिकल अप्रीजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आता है, प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बताया गया है 11.8 था 1950 से 51 तक, और फिर वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया 24.6% 1990 से 91 तक, यानी कि 6% एनुअल ग्रोथ हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस दौरान देखी गई, जो कि बहुत ज़्यादा एडमायरेबल, यानी बहुत अच्छी और बड़ी बात है, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट की नहीं रही, और ज़्यादा चीज़ें जो है इंडस्ट्री सेक्टर प्रमोट हो रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस में आ रही थी, कंपटीशन में आ रही थी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, तो पहली चीज़ कि हमारी जीडीपी बढ़ा, दूसरी चीज़ हम डाइवर्सिफाई हो गए, और ज़्यादा चीज़ें इंडस्ट्रीज खोलने लगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट होने लग गई। फोर्थ था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि जो भी हमने पढ़ा, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि हम खुद में ही देखने लगे, यानी अंदर ही अंदर डोमेस्टिकली अपना चीज़ बनाते, उसको यूज़ करते, दैट्स इट। हम भूल गए कि अपनी फॉरेन रिजर्व मनी एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज को, अपनी मनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, रुपी की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, बट वी डिड नॉट डू दैट, इसलिए ये पॉलिसी फेल भी हुई। लैक ऑफ कंपटीशन, यानी लोगों को डर ही नहीं है बाहर के कंपटीशन से, बाहर से अच्छी क्वालिटी में आते थे तो लोग ज़्यादा अपनी क्वालिटी में फिर ध्यान भी नहीं करने लगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था। फिफ्थ इज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो भी पढ़ी उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी मिस यूज, यानी कई बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती थी, वो लाइसेंस ले लेती थी
लाइसेंस लेती थी, ताकि कई सारे लाइसेंस बनवा लेती थी, ताकि छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नहीं आ पाए। गवर्नमेंट को तो लगेगा इतने सारे लाइसेंस हमने इश्यू कर रखे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो फिर अभी इसमें और ज़्यादा नीड नहीं है किसी और को लाने की। लेकिन असलियत में कुछ और ही चल रहा था। बिग इंडस्ट्रीज़ कई सारे लाइसेंस लेती थी। सेकंड था टाइम कंज्यूमिंग था, यानी लाइसेंस को लेना, इश्यू करवाना, ये करवाना, वो करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। सिक्स्थ वाज़ पब्लिक सेक्टर। अब इसका भी क्या ड्रॉबैक था, यानी ये मोनोपोलाइज करने लग गया, यानी कुछ नॉन एसेंशियल एरियाज थे ना, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि मॉडर्न ब्रेड, होटल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर ही काम करने लग गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का मानना था कि ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, तो पब्लिक सेक्टर ये नॉन एसेंशियल चीज़ें में क्यों ध्यान दे रखा है, वो नेशनल डिफेंस वगैरह या किसी और जगह अपना ध्यान दे, पब्लिक सेक्टर को यहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो लोगों को मोनोपोली सी लगी है गवर्नमेंट की। और इसी के दौरान कई सारे फंड्स आते थे, तो लोगों का मानना था ये जो फंड्स कलेक्ट कर रहा है पब्लिक सेक्टर, ये उनको नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने नेशन के वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी वही चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी महसूस करने पड़े इन सारे एरियाज में, फिर कभी कभार वो डिसइन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती थी। सो यस, दैट्स इट फॉर द चैप्टर।